हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ स्मार्ट स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कैसे फसल उगाई जाती है, उसका सही तरीका क्या है, उसको सही ध्यान से कैसे रखा जाता है। ज़रा सोच के देखिए, अगर फार्मर्स फसल ना उगाएं तो हमारी प्लेट तक खाना पहुंचेगा। फार्मिंग एक काम नहीं बल्कि हमारी लाइफ का बेस है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। पहले क्या होता था कि सब लोग नोमेड्स होते थे। नोमेड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते रहते थे, खाना और छत की तलाश में। पहले लोग कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे और शिकार करते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती शुरू की और एग्रीकल्चर का ज़माना शुरू हुआ। जब एक जैसे प्लांट हर जगह पे लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। अगर एक खेत में से वीट उगाया जाता है तो उसे वीट क्रॉप कहते हैं। अब हमारी कितनी तरह की वीट्स होती हैं क्रॉप्स हमारी। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स, इंडिया में दो तरीके की फसल उगाई जाती है। एक होती है खरीफ क्रॉप और दूसरी होती है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है वो बारिश के सीज़न में आती है, जो हमारा जून से सितंबर के जो मंथ्स होते हैं उसके अंदर हमारी सारी खरीफ क्रॉप्स होती है। जैसे कि पैडी मतलब धान, मेज़ मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। दूसरी टाइप की हमारी क्रॉप होती है रबी क्रॉप, जो विंटर सीजन्स में आती है, जो अक्टूबर से मार्च के मंथ्स में होती है। इसके अंदर हम लोग गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये सब उगाया जाता है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एक सक्सेसफुल फसल उगाने के लिए 7 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। 7 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है स्विंग। थर्ड है पैडिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इट्रीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब हम एक एक करके सारी स्टेप्स को पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? सॉइल को लूज करना ज़रूरी होता है ताकि रूट्स इजीली ग्रो हो सके। तो जो भी हमारी सॉइल होती है उसकी एक प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, ताकि हम उसको लूज़ करें और उसके अंदर अच्छे से सीड्स जा सकें। दूसरी हमारी होती है स्विंग। दूसरी हमारी होती है स्विंग। स्विंग के अंदर क्या होता है, हेल्दी और हाई क्वालिटी के सीड का सिलेक्शन होता है। स्विंग जो हमारी होती है, जो हमारे सीड्स होते हैं उसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर कोई भी सीड है, अगर वो पानी के ऊपर तैर रहा है इसका मतलब वो सीड की क्वालिटी ख़राब है, और अगर वो डूब चुका है उसका मतलब है कि वो सीड की क्वालिटी अच्छी है। थर्ड हमारी होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब खाद डालना। सॉइल को न्यूट्रिएंट देने के लिए हमारे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं फसल के अंदर जो हमारी फसल ख़राब करते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं जो भी, वो सब हमारी फसल को नहीं लगते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पानी डालना एसेंशियल है ताकि क्रॉप सही से ग्रो करे। तो इरिगेशन क्या होता है कि जितने भी हमारे जो क्रॉप होती है, जो भी एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जितनी भी हमने फसल लगाई है उसको हमें पानी डालना, टाइम टाइम से उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब हमारा इरिगेशन होता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड मतलब होता है जो भी हमारी जंगली घास उग जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपने कोई खेत देखा है तो सपोज़ उसके अंदर अगर आलू की खेती हो रही है और कहीं कहीं पर कुछ जंगली पेड़ लग जाते हैं तो उसको हम लोग वीड बोलते हैं। तो वीड से कैसे बचा जाए, तो वीड हमारा एक न्यूट्रिएंट खा लेते हैं। जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनका न्यूट्रिएंट्स वीड्स खा लेते हैं, इसलिए हमें उन्हें हटाना ज़रूरी होता है। और वीड को हम लोग मैनुअली भी निकाल सकते हैं, और वीट को हटाने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल खाती जाना। जब क्रॉप फुली ग्रो हो जाए तो उसे काटना होता है। तो काटने को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। और लास्ट हमारा है स्टोरेज। क्रॉप को सेफ रखने के लिए हम लोग उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे, जो भी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारे हमारे 7 चीज़ें, 7 जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए।
ओके, तो जैसे हमें पता है कि जो भी हमारी 7 स्टेप्स होती हैं, किसी भी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन को उगाने के लिए, तो वो हर एक क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, तो हमें ये 7 स्टेप तो फ़ॉलो करना ही पड़ेंगे। तो हम एक-एक करके अब जितनी भी हमारी 7 स्टेप्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जितनी भी हमारे जो हमने सीड को अंदर गाड़ा है हमारी मिट्टी के अंदर उसमें ऑक्सीजन जा सके, तो इसके वजह से हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं, जिससे जो सीड है हमारा सॉइल के अंदर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और सनलाइट पहुंच सके। और हम लोग सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐड करते हैं, जिससे हमारी जो फील्ड है, फील्ड मतलब जो क्रॉप की जो फील्ड है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, तो हमारा अ, पहला हमारा होता है टिलिंग एंड प्लॉगिंग। सॉइल को लूज़ करने के लिए हमें प्लॉग का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी जो सॉइल है वो लूज़ हो जाए। और लेवरिंग मतलब होता है फील्ड को स्मूथ बनाने के लिए लेवर का यूज़ किया जाता है और मैन्यूअर डाले जाते हैं, जिससे हमारी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाए। तो ये हमारी होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा हमारा होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो जो प्लॉग होता है हमारा, उसको सॉइल को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। और होई जो होता है वो हमारा वेट हटाने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी यूज़ होता है। देन हमारा कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर जो होता है वो ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन होती है जो प्लॉगिंग में मदद करती है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो डायग्राम्स बने हैं, तो ये हमारा प्लॉग ऐसा दिखता है जो पहले के ज़माने के अंदर, लाइक अभी तो काफ़ी मॉडर्न हो गई है एग्रीकल्चर, जो हम लोग ट्रक वगैरह से करते हैं, बट पहले के लोगों के पास ट्रक या नहीं होते थे। तो जो बुल होती थी, तो दो बुल के बीच में एक प्लॉग को वो लोग प्लेस्ड करते थे, जिससे सॉइल को वो लोग सॉइल की प्रिपरेशन करते थे उसको लूज़ करने के लिए। और फिर हमारा जो होता है एक हॉई करके होता है, जो जिसके अंदर ये भी यूज़ होता है हमारी सॉइल को लूज़ करने के लिए। और अब जो हमारे हैं वो कल्टीवेटर ड्रिवन ट्रैक्टर्स आ गए हैं। काफ़ी मॉडर्न हो गई है आजकल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर अब हमें सिर्फ एक ट्रैक चलाना होता है और उसके पीछे हमारा कल्टीवेटर लगा होता है, जिससे हमारी सॉइल काफ़ी अच्छे से लूज़ हो जाती है। एंड थर्ड है स्विंग। तो जो स्विंग है, बीज बोने की प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होता है जब अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करें। जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि अगर हमें स्विंग करना है तो हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड को ही गाड़ना पड़ेगा। तो हम वो ऐसे चेक करते थे कि पानी के अंदर हम लोग सीड्स डालते हैं, जो भी तैरते हैं ऊपर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, और जो भी बैठ जाते हैं पानी के अंदर वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग पहले अपने सीड्स को चेक कर लें उसको गाड़ने से पहले। तो स्विंग मेथड के अंदर ऐसा होता है कि एक ट्रेडिशनल टूल होता है, जैसे एक ट्रेडिशनल टूल है हमारे पास, जो फनल जैसा टूल होता है, जिसके अंदर हम लोग सीड डालते हैं जो सॉइल के अंदर जाता है। और दूसरा हमारा होता है सीड ड्रिलिंग। आजकल के ज़माने में सीड ड्रिलिंग यूज़ हो रहा है, और ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन जो होती है बीज को प्रॉपर डीप और इक्वल डिस्टेंस पर डालती है। पहले जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड थी, जो स्विंग की जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड थी, इसके अंदर ऐसा होता था कि लोग मैनुअली डालते थे, जितने भी फार्मर्स होते थे वो मैनुअली स्विंग करते थे। तो वो लोग इक्वल डिस्टेंस पे हमारे सीड्स नहीं जाते थे, जिससे सीड डैमेज और क्रॉप डैमेज होने के बहुत चांसेस होते थे। बट अब जो ट्रैक्टर ड्रिवन हमारा सीड ड्रिलर आ गया, इसके अंदर ऐसा होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर और काफ़ी गहराई में सीड को डालते हैं एक प्रॉपर प्लेस पर, जहाँ से उसकी ग्रोथ होने के लिए उसको स्पेस भी मिले और सनलाइट एंड ऑक्सीजन का पास भी काफ़ी अच्छा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो मैन्योर फर्टिलाइज़र हमारी इसलिए इसमें आते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर अगर हम लोग एक बार कोई क्रॉप लगाते हैं, उसको निकालते हैं, देन हम दूसरी क्रॉप लगाते हैं, तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी फर्स्ट वाली क्रॉप के अंदर सब चले जाते हैं। तो सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स बचते नहीं हैं। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमारी सॉइल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को
ऐड करना पड़ता है, जिससे उसकी सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी अच्छी रहे और जो हमारी क्रॉप है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। तो हम देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र की क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, तो जो फर्टिलाइज़र होती है एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम डिकम्पोज करते हैं किसी भी डक और प्लांट रेसिड्यू से। मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज़र होती है एक मैन मेड और इनऑर्गेनिक खाद होती है, और जो मैन्योर होते हैं वो हम लोग डिकम्पोज करते हैं कोई भी प्लांट या फिर एनिमल डक को, तो ये हमारी उससे मैन्योर बनते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और मैन्योर्स प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्री में बनते हैं और जो मैन्योर्स होते हैं ये फील्ड के अंदर बनते हैं। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर कुछ ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट, फास्फोरस और पोटेशियम देने के लिए, बट जो मैन्योर होते हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं होते हैं किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, इसलिए हम दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं। Advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because it enhance the water holding capacity of soil. अब हमारे मैन्योर यूज़ करने के ये एडवांटेजेस हैं कि ये काफ़ी ऑर्गेनिक होता है और फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है सॉइल को होल्ड करने की। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये हमारी सॉइल को काफ़ी पोरस बना देता है जिससे जो भी गैसेस होती हैं वो काफ़ी ईजिली पास हो जाए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीज, और ये ऑर्गेनिक है तो इसके अंदर ये काफ़ी फ्रेंडली होता है माइक्रोबीज के। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। हमारा है इरिगेशन। तो इरिगेशन में क्या होता है कि पानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और प्लांट्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लीव, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वाटर जो हमारा होता है कि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड रूट्स, plants roots along with water, minerals and fertilizer are also absorbed। तो जो हमारा वाटर होता है वो किसी भी प्लांट के रूट में एब्जॉर्ब होता है, और पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र भी एब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 90% वाटर होता है, और वाटर जो जर्मिनेशन मतलब होता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ जो होती है उसको हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेशन होती है वो ड्राई कंडीशन में काम नहीं करती है। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन अ वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, और जो वाटर होता है वो गर्मी से भी बचाता है हमारे प्लांट्स को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। और अगर हमें हमारी सॉइल को काफ़ी मॉइस्ट रखना है और हमारी क्रॉप को बचा के रखना है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे, तो हमें उसको रेगुलरली वाटर डालना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। और जो हम अपनी क्रॉप को डेली पानी देते हैं इसी प्रोसेस को हम लोग इरीगेशन बोलते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season। अब जो हमारी इरिगेशन होती है ये भी डिपेंड करती है कि हमारी फसल किस तरह की है, मिट्टी किस तरह की है, और हम कौन से सीज़न में क्रॉपिंग कर रहे हैं। जैसे कि समर के अंदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई। जो हमारी समर होती है उसके अंदर हमारी वाटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं जिससे पानी बहुत जल्दी एवेपरेट हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है स्पेशली समर क्रॉप्स के अंदर।
Traditional method of irrigation. The water available in well, lake and canals, it's lifted up by different method is called region for taking the field. अब जो वाटर हमारा अवेलेबल होता है कुछ लेक्स के अंदर, कुओं के अंदर, तो हम ये अलग अलग तरह से इसको निकालते हैं. Cattle or human labor is all used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional methods are, तो हमें पानी को लाने के लिए या तो कैटल की ज़रूरत पड़ती थी या फिर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती थी. बट इस मेथड में ऐसा होता था कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और जितना हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती थी वो हमें बहुत कम मिलता था. तो पूलिंग सिस्टम जो हमारा होता था किसी भी कुएं से पानी निकालने का, उसको हम लोग बोलते हैं मॉट. तो फिर हमारा ऐसा हुआ कि ह्यूमन एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे और जितना पानी हमें चाहिए था उतना पानी हमें मिल नहीं रहा था. तो फिर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई. दैन उसके बाद हमने एक चेन पम्प बनाया कि हम लोग चेन पम्प से इजीली हमारी फील्ड के अंदर पानी भेज सकें. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर देखली और चेन पम्प, राहत, ऐसे जो भी मेथड्स होती थी ये ओल्ड मेथड्स हैं जिससे हम लोग हमारी क्रॉप के अंदर पानी भेजते थे. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. फिर उसके बाद हमारी मॉडर्न मेथड्स आई इरिगेशन की. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम. तो हमारी टू टाइप्स की मॉडर्न मेथड्स हैं. एक होती है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक होती है ड्रिप सिस्टम. तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. तो हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि ये बहुत यूज़फुल होता है स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर हमारी अनइवन लैंड हो और जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा ना हो. द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump is scaled from the rotating nozzle. आपने नोटिस किया होगा कि जो भी गार्डन्स होते हैं उसके अंदर बीच में एक पाइप होता है, बहुत पतला सा स्टैंडिंग पाइप होता है और उसके अंदर एक फवारे जैसा घूमता रहता है और हर तरफ वो पानी को स्प्रिंकल करता रहता है, जिससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी लैंड है उसके अंदर इवनली पानी पहुंच जाए. तो यही हमारी स्प्रिंकल मेथड होती है. और दूसरी हमारी होती है ड्रिप सिस्टम. In this system, the water fall drop by drop directly near the root, so it is called drip system. और ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वाटर जो हमारा होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद गिरती रहती है रूट के अंदर, तो इसी को हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डनिंग एंड ट्रीज. और वाटर इज़ नॉट वेस्टेड इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. तो हमारी ये वाली जो सिस्टम होती है ड्रिप सिस्टम हमारा, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है हम इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं और ये हमारा फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन और ट्रीज़ को वाटरिंग करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड. तो वीड हमने डिस्कस किया था कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमको हमारी फील्ड में नहीं चाहिए होते हैं वो हमारे वीड्स होते हैं. लाइक जो जंगली घास उग जाती है रेनी सीज़न में, उसको हम लोग वीड बोलते हैं. तो हमें वो वीड नहीं चाहिए होती है बिकॉज जो वीड होती है वो हमारी सॉइल का सब न्यूट्रिएंट खा लेती है और हमें न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़रूरी होता है हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए या क्रॉप ग्रोथ के लिए. तो वीड को हमें हटाना होता है. तो वीड हटाने की मेथड को हम लोग बोलते हैं वीडिंग. वीडिंग काफ़ी नेसेसरी होता है किसी भी क्रॉप प्लांट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और लाइट के लिए, कि जब हम वीड हटाएंगे तो जितना भी हमारा जो वीड खा रही थी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वीड ले रही थी वह हमारी क्रॉप के पास जाएगा. तो इसके लिए हम लोग तीन तरह की मेथड होती है एक्चुअली. एक होती है मैनुअल रिमूवर, एक होती है टीलिंग और एक होती है बीडीसाइड्स. तो हमारी मैनुअल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो खुरपी होती है तो उससे हम लोग वीट को हटाते हैं. खुरपी मतलब कुछ भी हमारा एक टूल होता है और उस टूल से हम अपने हाथ से वीट को हटाते हैं. टीलिंग से क्या होता है कि सॉइल को, जो हमारी सॉइल होती है, हम उसको प्लॉग करते हैं ताकि वीट रिमूव हो सके. और जो हमारी थर्ड होती है वो वीट साइड्स होती है, जिससे हम केमिकल स्प्रे को सिर्फ वीट मारते हैं, क्रॉप को नहीं. सिर्फ वीट पे मारते हैं, क्रॉप को नहीं. तो ये हमारी
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड होती है। सो नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ये होती है कि जब पूरी तरह से हमारी क्रॉप जो होती है वो मेच्योर हो जाती है, ग्रोथ उसकी काफ़ी अच्छे से हो जाती है, डेवलप हो जाती है। जैसी हमें हमारी क्रॉप चाहिए थी वैसी जब वो पूरी तरह से बन जाती है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में करना मतलब उसको हम काटते हैं। तो हार्वेस्टिंग की हमारी 2 टाइप की मेथड्स होती हैं, जिसके अंदर एक मैनुअली होती है और एक मैकेनिकली होती है। तो मैनुअली के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सिकल होती है, आपने एक पिक्चर में 1.7 में आप देख सकते हैं, एक सिकल होती है, हम इसकी हेल्प से क्रॉप कट करते हैं। और दूसरी हमारी होती है मैकेनिकली। तो मैकेनिकली के अंदर हम लोग जो एक मशीन ट्रैक्टर होता है उसके पीछे हम एक कटिंग कटर लगाते हैं जिससे हम हमारी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज। तो स्टोरेज हमारा फसल को सेफ रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा आपने कोल्ड स्टोरेज सुना होगा कि जहाँ पर हम लोग हमारी जितनी भी सब फसल होती है उसको प्रॉपर ठीक से रख सकते हैं। तो ये वही स्टोरेज है जहाँ पर कोई भी इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, चूहे या फिर मॉइस्ट ना हो, ऐसी जगह आपको ढूँढना पड़ेगी जहाँ पर आप अपनी क्रॉप को ठीक से स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर वो ख़राब ना हो और कुछ महीनों तक वो आराम से चल सके। तो हमारी स्टोरेज मेथड ऐसी होती है कि नीम के पत्ते जो हम घर में अगर स्टोर कर रहे हैं तो हमें नीम के पत्ते से हम कर सकते हैं जिससे इंसेक्ट नहीं आएंगे। और दूसरी होती है सिलोस एंड ग्रेनाइट्स, लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो। और थर्ड होती है केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सारी 7 पॉइंट्स थे कि हम लोग किस तरह से एक क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन हमारे क्या क्या मेथड होती है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, डेवलप करने के लिए, हम ये सब इसके अंदर हमने अच्छे से काफ़ी पढ़ा है और समझा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी जिससे आपका नॉलेज और भी बढ़ता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।